प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और आज के लेक्चर में हम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो ALP वाले करेंगे जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में दिए गए हैं। तो इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 5 की सारी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक थ्योरी के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। और थ्योरी के तमाम लेक्चर्स में मैंने आपको साथ के साथ प्रॉपरली बताया है कि किस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं और चैप्टर में से किस तरीके के लॉन्ग क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं और हर कंसेप्ट को प्रॉपर डेली लाइफ से एग्जांपल्स लेकर के समझाया है। तो आज के लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5.1। इसकी स्टेटमेंट क्या है? अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। कहते हैं एक स्टील की तार है। क्या है? स्टील की एक तार है। मान लो इस तरीके की कुछ तार होगी स्टील की, इस तरीके की एक वायर है स्टील की, उसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर लेंथ है। ठीक हो गया, 2 मीटर लेंथ हो गई। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होता है? देख रहे हो ये वाला जो एरिया है ना यहां पर, इट इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये हमें कितना दिया गया है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। और ये वायर स्ट्रेच की गई है। कितनी फोर्स से स्ट्रेच की गई है? वो है 400 न्यूटन। यानी कि हमने इस पे 400 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके रखी है और ये वायर स्ट्रेच हुई है। देखो जब वायर को स्ट्रेच करेंगे तो यहां पर उसकी लेंथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो यहां पर कहता है कि हमने इस वायर को जब स्ट्रेच करके रखा है तो इसकी लेंथ मान लो यहां तक इंक्रीज कर गई है। लेंथ यहां तक क्या कर गई? इंक्रीज कर गई है। इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 2 मल्टीप्लाइड 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है। यंग मॉडुलस स्टील का कितना होता है? इतना होता है 2 मल्टीप्लाइड 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द एक्सटेंशन ऑफ द वायर। कहते हैं हमने इसको स्ट्रेच करके रखा है, वायर में एक्सटेंशन हुई है, तो ये वाली जो एक्सटेंशन हुई है ना इसको कैलकुलेट करके दिखाएं। देखो एक्सटेंशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एल से। यानी चेंज इन लेंथ आया है, दैट इज डेल्टा एल। इसको हमने क्या करना है? फाइंड करना है। और हमारे पास गिवन क्या क्या है? ये लेंथ गिवन है, एल इज इक्वल टू 2 मीटर। और यहां पर हमें साथ के साथ क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, यंग मॉडुलस गिवन है। अब देखो किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेसिक रूल क्या है? जनरल रूल याद रखो ताकि कोई भी न्यूमेरिकल रट्टा ना लगाना पड़े, अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आप लोग क्या करते हो? याद करते हो इस न्यूमेरिकल में ये वाला रिलेशन लगेगा, इस न्यूमेरिकल में ये वाला रिलेशन लगेगा। फिर क्या होता है जब पेपर में बैठते हो तो भूल जाता है। ऐसा ही होता है ना। तो करना क्या है? जनरल आपने रूल याद रखना है। पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझना है। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट जब इस तरीके से समझ आ जाए, अब यहां पर हमने सारा विजुअल प्रिपेयर कर लिया है कि यार इस तरीके की एक तार होगी, उसको हमने स्ट्रेच किया होगा, उसकी लेंथ इंक्रीज की होगी, ये सब कुछ हुआ होगा, हमने वो वाली लेंथ निकाली है जो इंक्रीज की है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब फिर आपने देखना है कि आपको गिवन क्या क्या है। देखो क्या क्या गिवन है। यंग मॉडुलस हमें गिवन है, हमें एरिया गिवन है जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हमें लेंथ गिवन है, हमें फोर्स गिवन है जिसके साथ स्ट्रेच किया हुआ है। अब हमने फाइंड क्या करना है? डेल्टा एल फाइंड करना है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सबसे पहले हम किसकी हेडिंग लगाते हैं? डेटा की। यानी कि गिवन क्या क्या है, उसके बाद हम लिखते हैं रिक्वायर्ड कि हमने फाइंड क्या करना है। फिर इस डेटा और रिक्वायर्ड को देखते हुए हम क्या करते हैं? फार्मूला डिसाइड करते हैं। तो यही डेटा और रिक्वायर्ड हमने यहां पर उठा के लिख दिया है। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 2 मीटर, जैसे भी मैं आपको बता चुका हूं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था? 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। फोर्स कितनी थी? 400 न्यूटन। और यंग मॉडुलस कितना है? y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नीचे रिक्वायर्ड गेटिंग लगाइए। रिक्वायर्ड गेटिंग में क्या लिख दिया? एक्सटेंशन इन दी वायर। यानी कि हमने डेल्टा एल कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों अब यहां पर डेल्टा एल कैलकुलेट करना है इस गिवन डाटा को देखते हुए। इस गिवन डाटा को देखते हुए और रिक्वायर्ड को देखते हुए ज़हन में क्या आता है कि यार कोई ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें ये वैल्यूज मैं पुट करूं तो मुझे क्या मिल जाए? डेल्टा एल मिल जाए। अब यहां पर मैं देखूंगा ये लेंथ है, ये एरिया है, ये फोर्स है, डेल्टा एल है, यंग मॉडुलस।
हाँ, यंग मॉडुलस से ना मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि हमने यंग मॉडुलस का एक फार्मूला पढ़ा था। हाँ, कौन सा फार्मूला पढ़ा था? यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अवर स्ट्रेन। याद है आपको? स्ट्रेस अवर स्ट्रेन पढ़ा था। और कौन सी स्ट्रेस होती है ये? टेंसाइल स्ट्रेस अवर टेंसाइल स्ट्रेन, लेकिन जनरली हम स्ट्रेस अवर स्ट्रेन भी लिखते हैं। देखो अब यहां पर जो यंग मॉडुलस है वो फिर किसके इक्वल हो जाएगा? स्ट्रेस अवर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस किसके इक्वल होती है? फोर्स ओवर एरिया के। लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? फोर्स ओवर एरिया। और स्ट्रेन क्या होती है? डेल्टा एल ओवर एल, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। यही मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था। अब देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो। एफ ओवर ए हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल ओवर एल। यहां पर जो नीचे होता है वो किधर जाता है? ऊपर चला जाता है, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो मल्टीप्लाइड बाय एल ओवर डेल्टा एल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाला रिलेशन यूज होगा और इसमें से हम क्या करेंगे? डेल्टा एल को फाइंड कर लेंगे। डेल्टा एल को जब एक तरफ करेंगे तो क्या बन जाएगा? डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय एल ओवर ए मल्टीप्लाइड बाय वाई। अब यहां पर देखो बच्चों, f गिवन है, हम f पुट कर सकते हैं, l भी पुट कर सकते हैं, a भी पुट कर सकते हैं और y भी पुट कर सकते हैं। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डेल्टा l मिल जाएगा और हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो फिर देखो यहां पर हमने नेक्स्ट फार्मूला की हेडिंग लगाई है। फार्मूला की हेडिंग में क्या लिख दिया है? यंग मॉडुलस इज गिवन बाय रिलेशन, यही वाला रिलेशन जो भी मैंने आपको बताया है। तो यहां से डेल्टा एल को एक साइड पे किया, y नीचे चला गया, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय एल डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय वाई। अब फार्मूला में हम जो इक्वेशन लिखते हैं ना, अगर एक इक्वेशन हो तो उसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, अगर दो है तो एक को 1 एक को 2 कह दो। अब क्या करना है? नेक्स्ट हम कैलकुलेशन की हेडिंग लगाएंगे। मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि हम न्यूमेरिकल्स को 5 हेडिंग्स में सॉल्व करते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल सके। तो यहां पर फार्मूला में हमने ये फार्मूला लिखा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिए। नेक्स्ट कैलकुलेशन की हेडिंग लगाएंगे और वही जाना पहचाना प्यारा सा सेंटेंस लिख देंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। किस तरीके से? यहां पर कैलकुलेशंस की हेडिंग लगाएंगे और इस हेडिंग में क्या लिखेंगे? पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट। अगर इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? डेल्टा एल इज इक्वल टू, अब यहां पर हमने एफ की क्या वैल्यू पुट की है? यहां से 400 न्यूटन, एल की क्या वैल्यू पुट की है? 2 मीटर। 400 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर डिवाइडेड बाय, यहां पर a मल्टीप्लाइड बाय y है तो एरिया कितना है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। उसकी वैल्यू यहां पर हमने पुट कर दी है और इसके साथ साथ यंग मॉडुलस की ये वाली वैल्यू उठाकर पुट कर दी है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो आंसर निकल कर आता है डेल्टा एल इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5 मीटर। अब क्योंकि आपकी बुक में इसको पॉइंट्स की फॉर्म में दिया गया है, इस तरह से पावर नहीं दी गई, तो आपने भी क्या करना है? इसको पॉइंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है। अगर यहां पर मैं रफ साइड पे इसको पॉइंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करूं तो कैसे करूंगा? देखो 200 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5 है। अब यहां पर अगर 10⁻⁻5 को खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो साथ में 10⁻+5 लेकर आना पड़ेगा, ऐसे ही है। यानी कि अगर यहां पर हम इस तरीके से कर दें 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5 तो यहां पर क्या हो जाएगा? -5 + 5 0, 10⁻0 क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहां पर हमने 200 को इस तरीके से एक्सप्रेस करना है ताकि 10⁻5 साथ आ जाए। देखो 10⁻+5 लेकर आना है तो मैं क्या करूंगा? मैं 5 डेसिमल प्लेसेस राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करूंगा। अब यहां पर राइट से लेफ्ट की तरफ क्यों शिफ्ट करना है? इसका सारा रीजन ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया हुआ है, जब मैंने आपको एसआई प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाई थी। तो यहां पर क्या करेंगे? देखो डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो हम ये कंसीडर करते हैं कि लास्ट पर है डेसिमल। तो क्या करेंगे? यहां पर 5 डेसिमल प्लेसेस राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी कि यहां तक 1, देखो 1 2 3 4 5, इट्स मीन यहां पर हमें और 2 zeros लगाने पड़ेंगे। कुछ इस तरीके से हो जाएगा 0 0 2 0 0। अब यानी कि यहां से 5 डेसिमल प्लेसेस में इधर शिफ्ट कर दूंगा तो पीछे 0 लगा दूंगा। यहां पर क्या हो जाएगा? अब इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 में लिख सकता हूं क्योंकि मैंने 200 को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। तो अब यहां पर इस तरीके से हो जाएगा 0.002 00 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 और 10⁻5 ऑलरेडी यहां पर प्रेजेंट था।
अब यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 10⁻⁻5 प्लस 5 हो जाएगा, -5 प्लस 5 0 हो जाएगा, 10⁻0 1 हो जाएगा और बाकी हमारे पास ये बच जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.002, तो यहां पर यही हमने लिखा है 0.002 मीटर। फाइनली यहां पर आंसर की हेडिंग लगाकर क्या सेंटेंस लिख दिया है, द एक्सटेंशन इन द वायर इज 0.002 मीटर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 5.2। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, अ स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर, कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर्स में बता चुका हूं क्या होता है। तो यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितना है, 200 न्यूटन पर मीटर, यानी कोई भी ऐसा एक क्या है हमारे पास स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, वो इतना है, स्ट्रेच्ड बाय 0.5 मीटर। कहता है कि स्प्रिंग को हमने क्या किया है, स्ट्रेच किया है, स्प्रिंग को खींचा है। देखो खींचते हैं, स्प्रिंग लंबा होता है, तो कितना लंबा हुआ है, 0.5 मीटर। इसका मतलब है कि यहां पर जो एक्सटेंशन हुई है दैट इज x इज इक्वल टू 0.5 मीटर, क्योंकि देखो एक्सटेंशन हुई है ना। अब यहां पर हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो याद करो, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, ये तो एक आर्टिकल भी था, तो बस उसी आर्टिकल का ये एक न्यूमेरिकल है, उसमें वही वाला फार्मूला लगाना है जो कि हमने उस आर्टिकल में पढ़ा था। और क्योंकि उस आर्टिकल में हमने इसको x कहा था, तो यहां पर भी हमने क्या कह दिया है, x कह दिया है। तो डाटा की हेडिंग लगाते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। देखो डेटा की हेडिंग लगाई, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग कितना होगा, k इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर मीटर, स्ट्रेच बाय 0.5 मीटर। स्ट्रेच इन स्प्रिंग कितना है, x इज इक्वल टू 0.5 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी स्प्रिंग। तो स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल वाले आर्टिकल में मैंने आपको क्या रिलेशन पढ़ाया था, सर आपने एक रिलेशन पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। मैंने क्या रिलेशन पढ़ाया था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kx²। याद है आपको, यही वाला रिलेशन पढ़ाया था। तो यहां पर डायरेक्टली यही वाला रिलेशन यूज कर लेंगे। क्या हेडिंग लगाएंगे, फार्मूला द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक वाली इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, हाफ kx²। और इसको क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहकर इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, k की वैल्यू 200 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0.5 पुट करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। बस यहां पे क्या किया, k की वैल्यू पुट की है 200 न्यूटन पर मीटर, साथ के साथ x की वैल्यू 0.5 मीटर पुट की है, इसका स्क्वायर भी ऊपर ले लिया है। तो यहां पर हमारे पास क्या आंसर आया, पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक इज इक्वल टू 25 जूल। अब यहां पर अगर हम इन यूनिट्स को सॉल्व करें तो क्या हमारे पास जूल आएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में यूनिट सॉल्व करके वही वाले आए जो आने चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप न्यूमेरिकल ठीक कर रहे हैं। तो यहां पर न्यूटन पर मीटर है, न्यूटन मीटर पावर -1 और साथ में क्या है, मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर। तो देखो न्यूटन मीटर पावर -1 है, तो ये -1 + 2 हो जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड अप हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर पावर क्या है, -1 + 2, तो पावर क्या हो जाएगी 1, तो सीधे सीधे मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं, जूल। लेकिन ये सिर्फ वर्क डन के केस में होगा, या फिर पोटेंशियल एनर्जी के केस में न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। तो यहां पर क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या लिख दिया, 25 जूल, क्योंकि हमारे पास यूनिट कैलकुलेट करके भी यही वाला आ रहा था। अब क्योंकि यूनिट कैलकुलेट करके यही वाला आ रहा है और हमारे पास जूल ही यूनिट आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमने न्यूमेरिकल क्या किया है, ठीक तरीके से सॉल्व किया है। अगर आप भी पेपर में कहीं पर फंस जाएं कि यार पता नहीं मैं न्यूमेरिकल ठीक सॉल्व कर रहा हूं, गलत सॉल्व कर रहा हूं, तो वहां पर तरीकाकार क्या होता है कि जो आपने फार्मूला लगाया है उसमें आप यूनिट्स के साथ वैल्यूज को पुट करें और फिर यूनिट्स को सॉल्व करें। अगर यूनिट्स को सॉल्व करके आपके पास वही यूनिट निकल के आता है जो कि होना चाहिए, तो इट्स मीन यू हैव सॉल्व्ड न्यूमेरिकल इन अ करेक्ट वे। तो फाइनली यहां पर हमने आंसर की हेडिंग लगा के क्या लिख दिया है, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज 25 जूल, जो कि 25 जूल है। तो यहां तक ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। सॉलिड्स के 2 ही न्यूमेरिकल थे, क्योंकि चैप्टर में क्या था, सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। अब आगे जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं दोज आर रिलेटेड टू फ्लूइड डायनामिक्स। यहां से तो न्यूमेरिकल नंबर 5.4 क्या है, ए ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मैस, कि लकड़ी का एक ब्लॉक है, क्या है, लकड़ी का एक ब्लॉक है जिसका मैस कितना है 10 किलोग्राम एंड डेंसिटी ऑफ 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी इतनी है, इज फ्लोटिंग इन वाटर, कि यहां पर मान लो ये आपके पास क्या है, कोई भी एक टब है जिसमें यहां पर वाटर प्रेजेंट है, यहां पर ये वाटर 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 वाटर, ये सारे के सारे क्या प्रेजेंट है, आपके पास वाटर प्रेजेंट है। और इस वाटर में क्या है, एक ब्लॉक ऑफ वुड है जो कि फ्लोट कर रहा है। यहां पर अब आपने ध्यान देना है,
डूब नहीं रहा, फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। तो मान लो यहां पर ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, लेकिन अब ब्लॉक पूरा पूरा फ्लोट कर रहा है या पार्शियली फ्लोट कर रहा है, ये भी तो बात है। देखो डेंसिटी कितनी है, 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका मतलब है कि डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जब ब्लॉक की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी तो लाजमी तौर पर ये फ्लोट करेगा और ऊपर ऊपर फ्लोट करेगा, यानी इसका कुछ पोर्शन क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तो यहां पर कुछ इस तरीके से हमारे पास ये ब्लॉक रहेगा, यानी ब्लॉक का इतना पोर्शन क्या हमारे पास बाहर है और बाकी पोर्शन वाटर में प्रेजेंट है। तो यहां पर फिर डेटा की हेडिंग लगाएंगे। डेटा में क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मास ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। उसके बाद क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसी के साथ साथ हमने क्या लिखना है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यहां पर फाइंड क्या करना है, देखो अगर ये ब्लॉक फ्लोट कर रहा है तो यहां पर जो वाटर है वो इस पे क्या लगा रहा है, अप थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है यहां पर, यानी ऊपर की तरफ इस पे क्या लग रही है, अप थ्रस्ट फोर्स लग रही है। और इसको हम एक और नाम भी देते हैं जो कि है बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स हमने यहां पर फाइंड करनी है, जिसको हम क्या कहेंगे, एफ ही कहेंगे। तो इस एफ को फाइंड करने के लिए सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, डेटा की हेडिंग लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से डेटा मास ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड कितना है, m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक हमने लिख दिया, उसको रो भी कहा है। डेंसिटी ऑफ वाटर को हमने रो w कह दिया है। और रिक्वायर्ड क्या है, बुओयंट फोर्स हमें रिक्वायर्ड है जो कि इस ब्लॉक पर एक्ट कर रही है, उसको हमने f कहा हुआ है। अब बच्चों देखो यहां पर इस पे जो फोर्स लग रही है वो हम कहां से निकालते हैं, आपको मालूम है कि हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल से निकालते हैं। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है, बल्कि पहले मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेते हैं, वो है F इज इक्वल टू रो जी वी, यही हमने पढ़ा था, या फिर रो वी जी जो भी आप कहें। तो ये वाला जो रिलेशन है इसको भी हम यूज करके फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की स्टेटमेंट को देखें तो वहां से हमारे पास ये न्यूमेरिकल थोड़ा सिंपल हो जाता है। किस तरीके से, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में प्लेस करेंगे या फिर किसी भी फ्लूइड में प्लेस करेंगे, जैसे कि यहां पर लिक्विड है, इसमें जब प्लेस करेंगे तो यहां पर वाटर डिस्प्लेस होगा। देखो आपने लकड़ी का ब्लॉक इसमें डाला तो यहां से पानी ऊपर उठेगा, कुछ वाटर डिस्प्लेस होगा। अब जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है उस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द ब्लॉक के इक्वल होगा। तो यहां पर इसका मतलब है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ ब्लॉक। ये मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर्स में भी पढ़ाया हुआ है, वेट ऑफ ब्लॉक। तो हमने ये भी तो पढ़ा हुआ है कि जो अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करती है वो किसके इक्वल होगी, जितना कि उस ब्लॉक का वेट होगा, क्योंकि इसको ऊपर उठाकर रखा हुआ है। तो यहां पर इसका मतलब है कि अपथ्रस्ट फोर्स या फिर बॉयंट फोर्स किसकी इक्वल होगी, वेट ऑफ द ब्लॉक की इक्वल होगी। और वेट का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू mg। तो यहां पर हम क्या पुट करेंगे, मास ऑफ ब्लॉक भी पुट कर देंगे, g को भी पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, W सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। बहुत आसान हो जाएगा ये न्यूमेरिकल। अगर हम ये वाला रिलेशन यूज करें और आंसर फाइंड करें इस न्यूमेरिकल का तो वो भी आसानी से आ जाता है, वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन वहां पर प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, हमें पहले वॉल्यूम फाइंड करना पड़ता है। लेकिन अगर हम थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें ना तो ये रो वी फिर बाद में जाके m ही बन जाता है उस मेथड में भी। तो इसलिए डायरेक्टली हम W इज इक्वल टू mg भी पुट कर सकते हैं। तो यहां पर फिर हमने फार्मूला की हेडिंग लगाकर लिख दिया, द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज गिवन बाय F इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, यानी जो वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका जो वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द ब्लॉक, जैसे भी मैंने आपको बताया है। तो F इज इक्वल टू mg हो जाएगा। और इसको हमने क्या कह दिया है, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है। इसमें उठा के वैल्यूज पुट कर देंगे, m की वाली वैल्यू पुट करेंगे 10 किलोग्राम और g की वाली वैल्यू पुट करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर लिखा है पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन बॉयंट फोर्स। तो क्या वैल्यू पुट किया, m की जगह पर 10 किलोग्राम, g की जगह पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आंसर आ गया 98 न्यूटन। तो फाइनली यहां पर आंसर की हेडिंग लगाकर क्या लिख दिया है, द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज 98 न्यूटन। यहां तक ये वाला न्यूमेरिकल भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 5.7। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। अ टैंक फिल्ड विद वाटर, कहता है कि एक टैंक है जो कि फिल्ड विद वाटर है, यानी कि पानी से भरा हुआ है। मान लो ये एक टैंक है इस तरीके से और इसमें क्या है,
पानी ही पानी है इस तरीके से, वाटर ही वाटर है इस तरीके से। यहां पर इस टैंक में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। हैज ए होल एट ए डेप्थ ऑफ 5 मीटर। अब इस टैंक में से क्या है, एक होल भी है, एक ओरिफिस है छोटा सा, मान लो यहां पर ओरिफिस है एट ए डेप्थ ऑफ 5 मीटर। मान लो इसकी डेप्थ कितनी है, अगर वाटर यहां तक प्रेजेंट है टैंक में तो इसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी, यहां तक, दैट इज 5 मीटर फ्रॉम दी वाटर सरफेस, क्योंकि वाटर की सरफेस हमारे पास क्या है, ये है वाटर की सरफेस, तो वाटर की सरफेस से जो डेप्थ है दैट इज 5 मीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ दी होल, यानी कि इस होल से जो वाटर यहां पर बाहर निकल रहा है हमने क्या करनी है, उसकी वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। और अगर आपको याद हो तो इस स्मॉल होल से जो वाटर निकलता है उसकी स्पीड को हम क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ इफ्लक्स कहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, स्पीड ऑफ इफ्लक्स कहते हैं। और स्पीड ऑफ इफ्लक्स का रिलेशन हमने कहां पर पढ़ा था, कुछ याद है कहां पर पढ़ा था, टॉरसिलीज थ्योरम में पढ़ा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, टॉरसिलीज थ्योरम में पढ़ा था। और वो थ्योरम क्या कहता था, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू h1 माइनस h2, यही हमने पढ़ा था। उसमें h1 माइनस h2 कौन सी हाइट थी, यही वाली हाइट थी ना, ये वाली हाइट थी h1 माइनस h2। तो यहां पर तो ये गिवन है 5 मीटर, तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh कह देंगे, क्योंकि हमें हाइट गिवन है। तो यहां पर सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग लगानी है कुछ इस तरीके से, डेटा की हेडिंग लगाएंगे। हाइट ऑफ वाटर लेवल इन द टैंक वो कितनी है, 5 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की क्या वैल्यू है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द होल, यानी होल में से जिस वेलोसिटी के साथ वाटर फ्लो कर रहा है दैट इज v। और रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, जैसे भी मैंने आपको बताया है। द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द होल इज गिवन बाय टॉरसिलीज थ्योरम। यहां पर क्या लिखेंगे, टॉरसिलीज थ्योरम, कुछ इस तरीके से। और ये क्या है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, और इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। और इसमें सिंपली उठाकर वैल्यूज पुट करेंगे, g की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 5 मीटर। तो हमारे पास यहां पर किस तरीके से निकल कर आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मीटर, और ऊपर स्क्वायर रूट इसी तरीके से। अब अगर इस एक्सप्रेशन को आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो जो आंसर निकल कर आता है दैट इज 9.89 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर इसको राउंड ऑफ कर दें, राउंड ऑफ करके आपके पास क्या आ जाएगा, 9.9 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 9 5 से ग्रेटर है। जब इसको ड्रॉप करेंगे तो पिछला 8 1 से बढ़ जाएगा, यानी 9 हो जाएगा, तो 9.9 मीटर पर सेकंड। आंसर क्या आया है, द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द होल इज 9.9 मीटर पर सेकंड। तो यहां तक ये वाला न्यूमेरिकल भी कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो न्यूमेरिकल नंबर 5.8 की स्टेटमेंट क्या है, इसकी स्टेटमेंट है कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी का वर्ड देखते हुए फौरन ही ज़हन में आ जाता है कि हाँ, वो जो टर्मिनल वेलोसिटी वाला आर्टिकल हमने पढ़ा था ना, उसमें हमने एक रिलेशन पढ़ा था। कौन सा, टर्मिनल वेलोसिटी का, vt इज इक्वल टू 2g r स्क्वायर रो ओवर 9 ईटा। ये वाला रिलेशन याद है, ये वाला रिलेशन हमने पढ़ा था। कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फेरिकल रेन ड्रॉप। कहते हैं कि एक स्फेरिकल रेन ड्रॉप है, कुछ इस तरीके से एक स्फीयर की फॉर्म में रेन ड्रॉप होगा आपके पास, विद अ रेडियस 0.5 मिलीमीटर, यानी ये वाला जो ड्रॉप है इसका रेडियस कितना है, r इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर, फॉलिंग थ्रू एयर, यानी कि यहां पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है हर तरफ, और ये एयर से क्या कर रहा है, एयर में से फॉल कर रहा है। ईटा फॉर एयर इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। यहां पर हमें क्या दिया गया, विस्कोसिटी ऑफ एयर दी गई है, क्योंकि यहां पर ये जो ईटा है, ये ईटा कौन सा था, ईटा फॉर दी मीडियम था। और ये डेंसिटी किसकी थी, ये डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट के मटेरियल की थी जो फॉल कर रहा था। तो यहां पर फॉल क्या चीज कर रही है, ये हमारे पास रेन ड्रॉपलेट फॉल कर रहा है, तो इसकी जो मटेरियल है वो वाटर है, और उसकी डेंसिटी कितनी है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और साथ के साथ जो विस्कोसिटी ऑफ एयर है वो भी हमें दी हुई है। तो यहां पर भी सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा की हेडिंग लगाएंगे। कैसे, यहां पर डेटा की हेडिंग लगाएंगे, रेडियस ऑफ रेन ड्रॉप r इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। इसको हमने क्या करना है, SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, बिकॉज मिलीमीटर इज नॉट SI यूनिट। तो मिली किसके इक्वल होता है, 10⁻³ के, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें कितनी दी हुई है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और उसके साथ साथ और क्या दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है 19 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, और साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि इसमें यूज होता है रिलेशन में,
तो उसको भी डेटा में लिख दिया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड क्या है, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फेरिकल रेन ड्रॉपलेट, और उसको हमने क्या कहा है, वीटी कहा है। वही वाला रिलेशन यूज करेंगे जो कि ऑलरेडी हमने आर्टिकल में डिराइव किया हुआ है, प्रॉपर्ली डिराइव किया था ये वाला रिलेशन। और वो क्या रिलेशन है, Vt इज इक्वल टू 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब क्या करना है, सिंपली इस रिलेशन में हमने वैल्यूज पुट करनी है। रो की जगह पर कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर की ये वाली जो वैल्यू है। जी की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आर की जगह पर ये ऐसा यूनिट वाली वैल्यू पुट करेंगे। 9 ईटा है तो ईटा की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यूज को पुट करें, क्या बनेगा, कैलकुलेशन की हेडिंग लगाएंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 लिख दिया है, वही वाला सेंटेंस। तो यहां पर Vt इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अगर आप इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा, Vt इज इक्वल टू 28.65 मीटर पर सेकेंड। और फाइनली यहां पर आंसर की हेडिंग लगाकर आपने क्या लिखना है, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फेरिकल रेन ड्रॉप इज 28.65 मीटर पर सेकेंड। तो ये है हमारे पास फाइनल आंसर, और यही 5 न्यूमेरिकल्स थे जो कि ALP में शामिल है, स्मार्ट सिलेबस में। तो फाइनली आज के लेक्चर में हमने इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो उम्मीद है कि तमाम न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।